हेलो दोस्तों, मैं अमृता रघुवंशी स्वागत करती हूँ आपका अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम साइंस पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे हम साइंस की बात अगर हम करें तो साइंस होता क्या है, एक लाइन में इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। जैसे हम साइंस की बात करें तो किसी भी चीज चाहे वो जीवित हो मरी हुई हो, दोनों का अध्ययन करने के लिए हम जिस विषय की आवश्यकता हमको होती है उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की बात करें तो इस पूरे विज्ञान को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग हम करते हैं जीव विज्ञान, दूसरा भाग हम करते हैं भौतिक विज्ञान और तीसरा भाग हम करते हैं रसायन विज्ञान। तो एक सब्जेक्ट साइंस, इसके 3 ब्रांच करके हम पढ़ते हैं। पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा हम करते हैं रसायन विज्ञान। इन तीनों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ से देखने को मिलेंगे, आपको बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। या नंबर ऑफ क्वेश्चंस सबसे ज्यादा जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, बायोलॉजी से आते हैं। बायोलॉजी से हम आज से बायोलॉजी पढ़ना शुरू करेंगे। पीपीटी में जैसे आप देख रहे हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। जीवधारियों का अध्ययन, जब आप जीवधारियों की बात करेंगे तो इस जीवधारी के अंतर सारे के सारे क्या आ जाएंगे, जंतु भी आ जाएंगे और सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पौधे भी आ जाएंगे। तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीवधारी कौन से, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधे हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी के नाम से हम उसे जानते हैं। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर लिखा हुआ है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इनके साथ में कौन थे, ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक इनके साथ में थे। ये प्रश्न एज इट इज परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क ने किया। और लेमार्क के साथ दूसरा वैज्ञानिक कौन था, ट्रेवेरेनस था। और ईयर कौन सा था, 1802 या 1802 में प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द बायोस और लॉगस से मिलकर बना हुआ है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जिस बायोलॉजी शब्द की आप बात कर रहे हैं, ये बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है बायोस और दूसरा जो शब्द है वो है लॉगस। यहाँ पर बायोस शब्द का मतलब होता है जीवित और लॉगस शब्द का मतलब होता है अध्ययन। तो क्या समझ में आया हमें कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। और बायोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। साथ में कौन था, ट्रेवेरेनस थे। ईयर कौन सा था, 1802 था। इतनी बात समझ में आई आपको। बढ़े आगे, आगे देखिए, जीव विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो जीव विज्ञान शब्द को 2 शाखाओं में बांटकर पढ़ा जाता है। जीव विज्ञान शब्द को कितनी शाखाओं में बांटकर हम पढ़ते हैं, 2 शाखाओं में बांटकर पढ़ते हैं। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरी शाखा कौन सी हुई, जंतु विज्ञान। सीधी सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसका प्रयोग हम पौधों के अध्ययन या पादपों के अध्ययन के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। जिस शाखा का प्रयोग आप जंतुओं के अध्ययन के लिए करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। बेसिकली पौधों को जंतुओं से अलग करने के लिए इन 2 शाखाओं का निर्माण किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधों की बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं वो जंतुओं से मैच नहीं होंगी। तो दोनों को अलग अलग करने के लिए इसे पूरे के पूरे जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटकर हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखिए 2 शाखाएं हमने की। पहली शाखा मैंने कर दी कौन सी, बॉटनी, और दूसरी शाखा मैंने कौन सी कर दी, जूलॉजी। अब यहाँ पर बॉटनी की अगर मैं बात करूं या वनस्पति विज्ञान की बात करूं तो इस बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है, बॉस्किन। ध्यान रखना है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बॉस्किन शब्द से हुई है। और इस शब्द का मतलब क्या है, चरना। क्या मतलब है, चरना। तो ध्यान देंगे कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के शब्द बॉस्किन, और बॉस्किन का मतलब क्या है, चरना। आगे देखिए, बॉटनी की बात अगर हम करें तो एक वैज्ञानिक हुए थियोफ्रास्टस। नाम याद रखिए, ये नाम परीक्षाओं में एज इट इज पूछा जाता है। कौन वैज्ञानिक हुए, थियोफ्रास्टस। क्या किया इसने,
अपनी एक किताब लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस की किताब का नाम बताइए, तो क्या होगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक किताब में इस थियोफ्रास्टस ने 500 से ज्यादा पौधों की जातियों का वर्णन किया कि भाई ये पौधा है, इसकी ये क्वालिटीज हैं, इसे इस जाति के अंतर्गत रखिए। ऐसी 500 जातियों का वर्णन इस थियोफ्रास्टस ने अपनी हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक किताब में किया, और यही कारण है कि इसे फादर ऑफ बॉटनी के नाम से हम जानते हैं। अब हमारे पास दो फैक्ट हैं, देखिए। पहला फैक्ट कि बॉटनी या फादर ऑफ बॉटनी के नाम से आप किसे जानते हैं, तो भाई मैं थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानता हूं। इसकी किताब का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम इसकी क्या है, किताब का नाम है। तो पहली बात मुझे पता चली कि विज्ञान की पहली ब्रांच मैंने क्या की, बॉटनी। बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस। क्यों है, क्योंकि इसने हिस्टोरिया प्लांटेरम जैसी किताब लिखी और इसमें 500 से ज्यादा पौधों की स्पीसीज का इसने क्या किया, वर्णन किया। बढ़े आगे, आगे देखिए। उसके बाद क्या हुआ, जीव विज्ञान की दूसरी शाखा मैंने क्या की थी, जंतु विज्ञान, या दूसरी शाखा हमने कौन सी की है, जूलॉजी। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। इस अरस्तु ने एक किताब लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि अरस्तु की किताब का नाम क्या है, तो हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस हिस्टोरिया एनिमेलिया में इसने 500 से ज्यादा जंतुओं का रचना, उनका स्वभाव, उनका वर्गीकरण, उनका जनन जैसी बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश की। यही कारण है कि इन्हें जंतु विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से आप जानते हैं। तो देखो, चार बातें, चार इंपॉर्टेंट फैक्ट इन दो पीपीटी के माध्यम से आपको पता चला। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि बायोलॉजी के पिता कौन हैं, तो आप क्या नाम बताएंगे, क्या नाम बताएंगे, अरस्तु। आपसे पूछे कि भाई फादर ऑफ बायोलॉजी बता दे, तो आप क्या बताएंगे, अरस्तु। फिर आपने क्या किया, बायोलॉजी के दो टुकड़े दो टुकड़े करके फेंक दिए। पहला टुकड़ा आपने कर दिया जंतु विज्ञान और दूसरा टुकड़ा आपने कर दिया वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी के दो हिस्से, पहला जंतु, दूसरा वनस्पति। फिर आपसे पूछे कि बता भाई जंतु विज्ञान के पिता कौन हैं, तो फिर से आप क्या कहेंगे, अरस्तु। फिर आपसे पूछे कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो थियोफ्रास्टस। क्यों है, तो थियोफ्रास्टस ने अपनी किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, और यहां पर जो अरस्तु है इसने अपनी किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो तीन फैक्ट मुझे पता चल गए कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। फिर आपसे पूछे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था। लेमार्क के साथ दूसरा वैज्ञानिक कौन था, तो थियोफ्रास्टस थे। तो चारों फैक्ट किसी ना किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिए। ये कुछ बेसिक सी जानकारी हमारे बायोलॉजी के बारे में थी कि भाई अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो इनके पिताजियों के नाम हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए, सबसे पहले हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एक बेसिक से चैप्टर से शुरू करते हैं जिसका नाम है कोशिका। अपने आप में बेसिक सा चैप्टर आप इसे कहिए, आसान सा एक चैप्टर है, लेकिन व्यापम की कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें कोशिका से क्वेश्चन ना देखा गया हो। इसलिए आसान सा लेकिन महत्वपूर्ण सा एक टॉपिक आज हम देखेंगे, कोशिका। कोशिका की बात करूं तो देखिए सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। इस एक लाइन को समझने की हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया और ऐसा क्या है जिसे इसे सबसे छोटी इकाई कहा गया। एक साधारण सा एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, आप एक मकान बनाना चाहते हैं, तो इस मकान को बनाने के लिए आपको सबसे छोटी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो क्या होगी, ईंट होगी। भाई सबको समझ में आता है कि भाई अगर आप एक मकान बनाना चाहते हैं तो जिस छोटी चीज की जरूरत होगी आप उसे क्या कहेंगे, ईंट कहेंगे।
आपने इस ईंट को सीमेंट और रेत की हेल्प से जोड़ दिया तो ये ईंट किस में बदल गई, दीवारों में बदल गई। आपने बहुत सारी दीवारें आपस में जोड़ दी या दीवारों को, 4 दीवारों को एक साथ आपने रख दिया तो वो क्या बन गया, कमरा बन गया। आपने बहुत सारे कमरों को एक साथ रख दिया तो क्या आप उसे मकान कहेंगे या बिल्डिंग कहेंगे। मतलब जब आपको बिल्डिंग बनाना थी तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ी थी, ईंट की। ईंटों से जुड़कर आपने दीवार बना दी, दीवारों को जोड़कर आपने कमरा बना दिया और कमरों को जोड़कर आपने क्या कर दिया, बिल्डिंग बना दी। अब मैं आपसे कह रही हूं या हमारा आपसे कहना है कि आप क्या करिए, किसी जीव के शरीर का निर्माण करिए। आपको क्या करना है, जीव के शरीर का निर्माण करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डिंग का निर्माण आपने कर दिया ईंट से, तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये है कि आप जीव के निर्माण के लिए किस छोटी इकाई की जरूरत आपको पड़ेगी। तो किसी भी जीव के शरीर को बनाने के लिए सबसे छोटी जिस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी वो क्या होगी, कोशिका होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि कोशिका किसी जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब देखिए कैसे कोशिका एक जीव का निर्माण करेगी। तो बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलेंगी और ये क्या बना लेंगी, ऊतक, या ये क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी। बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना लेंगे, अंग बना लेंगे। और बहुत सारे अंग आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, अंग तंत्र बना लेंगे। और इसी अंग तंत्र को हम किसी जीव के शरीर के नाम से जानेंगे। भाई हमारे शरीर की बात करें तो हाथ, पैर, आंख, नाक, बहुत सारे अंग और अंग का पूरा एक तंत्र, और उसी तंत्र को हम जीव का क्या कहेंगे, शरीर कहेंगे। ये एक पूरी लाइन आपको बहुत सारी चीजें बताएगी। देखिए कोशिका जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई, कोशिका के समूह को आपने क्या कहा, ऊतक, ऊतक के शरीर को आपने क्या कहा, अंग, अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, और अंग तंत्र क्या है, किसी जीव का शरीर कहलाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि कोशिका जो है किसी जीव के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। देखिए कार्यात्मक कैसे कहा मैंने, अब मेरे पूरे शरीर का निर्माण आप कह रहे हैं किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। तो मेरे शरीर में जितने भी काम होंगे क्या वो सब कोशिका करेगी। जाहिर सी बात है, मैं बोल पा रही हूँ, मेरे गले की कोशिकाएं, मैं लिख पा रही हूँ, मेरे हाथ की कोशिकाएं सक्रिय हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई कि कोशिकाएं कैसे हमारे शरीर की छोटी संरचनात्मक और कैसी इकाई है, कार्यात्मक इकाई होती है। आगे देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। ये प्रश्न हजारों परीक्षाओं में आपको देखने को मिला होगा कि भाई कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। या विज्ञान की जो शाखा जिसके अंतर्गत आप कोशिका के अध्ययन को करते हैं उसे आप क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। आगे बढ़े, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका के बारे में आपको किसने बताया था। तो 1665 में एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहले आपको कोशिका के बारे में बताया। अब दो बातें यहाँ पर याद रखने जैसी है कि भाई कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले किसने कोशिका की खोज की, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की, तो 1665 में की। जनरली विज्ञान का जो एग्जाम होता है उसमें ईयर नहीं पूछा जाता, लेकिन एक आधा बार एसआई के एग्जाम में 1665 पूछा गया है। इसलिए आप याद रखिए कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। आगे बढ़े, आगे देखिए, अब हम देखें कि हमारे शरीर में कोशिका है, एक हाथी के शरीर में कोशिका होगी, एक पौधे में कोशिका होगी। तो क्या आप इस आप देखते हैं, आप अनुभव करते हैं कि सभी जितने जीव होते हैं उन सभी में कोशिकाओं का आकार जो है वो अलग अलग होता है। जैसे हमारे हाथ की कोशिकाएं क्या आकार के हिसाब से एक हाथी की कोशिका से मैच करेंगी, क्या कभी नहीं करेंगी। तो जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के शरीर में कोशिकाओं का आकार क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है। जब हम आकार की बात करते हैं तो बेसिकली हमें 3 स्टैंडर्ड साइज देखना होते हैं कि अगर आप आकार कह रहे हैं तो सबसे छोटी कोशिका का नाम आप बता दीजिए। इन जनरल चाहे वो कोई भी प्राणी हो, मनुष्य को इंक्लूड करते हुए, उस जीव में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम आप हमें बता दीजिए। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है
कि आपके शरीर या सबसे बड़ी कोशिका का नाम आप बता दीजिए, या पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी कोशिका का नाम बता दीजिए। तो कोशिकाओं के आकार में 3 स्टैंडर्ड साइज, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया है या जीवाणु जिसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। पूरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आप माइकोप्लाज्मा याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। परीक्षाओं में 2 तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका, और ऑप्शन में आपको केवल जीवाणु मिल जाएगा, तब भी सही होगा। जीवाणु का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। पूरा नाम क्या है? गैलीसेप्टिकम। साइज पर वो कभी गया नहीं, साइज होता है 0.01 माइक्रोन, इतना छोटा कि आप आंखों से इसे देख नहीं पाते। तो पहला फैक्ट पता चला कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, साइज कितना? 0.01, इतनी छोटी कि आंखों से देख पाना उसे क्या होगा? मुश्किल होगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की या ऑस्ट्रिच एग की। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है संसार में सबसे बड़ी कोशिका होती है, लगभग 135 mm इसका साइज होता है। यहाँ पर भी 2 बातें पता चली। अंडा जो है या एग जिसे आप कह रहे हैं, अपने आप में एक कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सभी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका आकार 170 से 135 mm तक देखा गया है। तीसरी संरचना आपको दिखाई दी, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। यहाँ पर एक छोटी सी मेंशन और बात करेंगे आप, मनुष्य के शरीर की तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। अब दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई तंत्रिका तंत्र की कोशिका को आप सबसे लंबी कोशिका कह रहे हैं, तो व्हाट अबाउट तंत्रिका तंत्र, या आप किसे तंत्रिका तंत्र कहेंगे? तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मस्तिष्क से सारे के सारे मैसेज आपकी बॉडी तक जाते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या वो मैसेज आपके माइंड के द्वारा कंट्रोल होते हैं? इस कंट्रोल करने के लिए शरीर में जो तंत्र पाया जाता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, इसकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। तो हमारे यहाँ पर ध्यान रखने जैसी 3 बातें, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका, जीवाणु का नाम माइकोप्लाज्मा, पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, डाटा याद ना रखे तो भी चल जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। किसके तंत्रिका तंत्र? तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे हम बढ़े। कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाएं की एक रचनात्मक और मौलिक इकाई। ये पढ़ के आए भाई कि हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं से मतलब किसी जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली तमाम क्रियाएं, जैसे श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, पाचन हुआ, ये सारी जैविक क्रियाएं करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोशिका रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए कोशिका जीवधारियों के शरीर की कैसी है? जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए एक रचनात्मक और मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई मतलब जरूरी या बेसिक इकाई है हमारे शरीर की, जो सभी जैविक क्रियाओं को क्या करती है? संपादित करती है। ठीक है, आगे देखिए। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं या जितनी भी कोशिकाएं आप देख पा रहे हैं, वो एक पारगम्य झिल्ली के द्वारा घिरी होती हैं। इसका मतलब ये, जैसे सपोज इसे कोशिका मान लिया मैंने, ठीक है, मैं इसे एक कोशिका कह रही हूँ, किसी जीव के शरीर में ये कोशिका मौजूद है, तो इसके चारों ओर आपको एक लेयर दिखाई देगी, एक विशिष्ट झिल्ली से घिरी हुई है, मतलब इसे एक प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एक लेयर दिखाई देगी। और यहाँ पर ध्यान रखना है, इस लेयर की प्रकृति कैसी होगी? पारगम्य होगी। मतलब ये जो घिरी हुई है इसकी प्रकृति कैसी होगी? पारगम्य होगी या परमेबल होगी। पारगम्य का मतलब है कि अपने अंदर चीजों के आने जाने पर ये क्या करती है? नियंत्रण रखती है, या पदार्थों का आना जाना ये अपने अंदर से क्या करती है? अलाउड करती है। इसलिए मैंने इसे क्या कहा कि पारगम्य झिल्ली पाई जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें स्वजनन की क्षमता होती है या सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम कोशिका की बात करें और इसे कोशिका आप मान रहे हैं, तो ये जो कोशिका होती है, क्या इसमें ये क्षमता है कि अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 में ये बना लेगी? भाई जब आप छोटे थे तो धीरे धीरे आपके शरीर का विकास हुआ, आप लंबाई में कैसे बड़े होंगे कि कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 में बनी होंगी? तो उसका कारण यही है कि ये जो कोशिका है
या कोशिका जो चारों ओर से झिल्ली से घिरी हुई है उसमें स्वजनन या सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, मतलब अपने आप को विभाजित करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो मुख्य बातें हमें समझ में आई कि प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें स्वजनन या सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता पाई जाती है। अब एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं कि आप जिसे कोशिका कह रहे हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। जैसे आप ये पूरा एक फोटो देखें तो आपको एक कोशिका दिखाई दे रही है। अब इसमें तमाम नाम लिखे हुए हैं, देखिए जैसे पहले लिखा हुआ है गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा झिल्ली लिखा हुआ है, तारक केंद्र या सेंट्रोसोम लिखा हुआ है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत सारी चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहते हैं कि जिसे आप कोशिका कह रहे हैं या जिसे आप कोशिका कह रहे हैं, ये जो कोशिका है जिन चीजों से मिलकर बनी हुई है उन्हें आप किस नाम से जानते हैं? कोशिका अंग के नाम से जानते हैं। ये पूरी आपकी एक कोशिका है, ये आपकी पूरी एक कोशिका है। ये कोशिका आपको कोशिका द्रव, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली, इतनी सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। मतलब ये सारी चीजें इस कोशिका के क्या है? कोशिका अंग। ये सारे कोशिका अंग आपस में मिले और यहाँ पर देखिए इसने एक प्राणी कोशिका का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। मतलब एक कोशिका, प्राणी की जगह अगर मैं पादप कोशिका भी लिखती तो गलत नहीं होता कि एक कोशिका इतने सारे कोशिका अंग से मिलकर बनी होती है। जितने भी कोशिका अंग हम यहाँ पर लिखे हुए देख रहे हैं ये सारे अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। हर एक कोशिका अंग से हर एक लाइन पर एक एक क्वेश्चन आपको बनता है और देखने को मिलता है परीक्षाओं में। तो एक एक करके हम डिटेल में इनके कोशिका अंग पढ़ेंगे तो इतनी बातें हमें समझ में आई कि एक कोशिका में बहुत सारे कोशिका अंग उपस्थित होते हैं जो मिलकर किसी कोशिका का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आगे बढ़े तो देखिए ये फिर से वही लिखा हुआ है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को अवलोकित किया और क्या नाम दिया था? कोशिका नाम दिया था। आगे देखिए कोशिका की संरचना की बात करें, वही संरचना की जब आप बात करेंगे तो बेसिकली आप क्या देखना चाहते हैं? कोशिका अंग के बारे में आप देखना चाहते हैं। कोशिका की संरचना में पहली संरचना हम देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल में यही प्रश्न हजारों बार आपको दिखा होगा कि ये जो सेल वॉल है ये किससे मिलकर बनी है? पादप कोशिकाओं से मिलकर। सॉरी, ये जो कोशिका भित्ति है ये केवल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर आपके हाथ पर ऐसे रख दे और आपसे पूछे कि बता कि ये पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है, तो आप क्या करेंगे? एक माइक्रोस्कोप उठाएंगे और उस माइक्रोस्कोप से देखने पर अगर आपको कोशिका भित्ति दिखाई देगी तो वो कौन सी कोशिका होगी? पादप। और अगर कोशिका भित्ति दिखाई नहीं देगी तो वो कौन सी कोशिका होगी? जंतु। इसका मतलब ये हुआ पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने के लिए जिस संरचना का प्रयोग आप करेंगे वो कौन सी होगी? कोशिका भित्ति होगी। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, जितनी भी जीवाणु कोशिकाएं होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स जितनी भी होती हैं उसमें ये नहीं पाई जाती। तो दो बातें पता चला हमें कि सबसे पहले ये केवल पौधों में देखने को मिलेगी और दूसरी बात कि बैक्टीरिया जो सेल्स होंगी इनमें क्या होगा? इसका अभाव होगा। आगे बढ़े कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति जैसे आपने मान लिया कि ये क्या है? कोशिका है। इस कोशिका के चारों ओर जो लेयर आपको दिखाई देगी वो क्या होगी? कोशिका भित्ति होगी। मतलब ये चारों तरफ की लेयर आपको क्या दिखाई दे रही? कोशिका भित्ति। केवल किसमें मिलेगी? तो पौधों में दिखाई देगी, जंतु में दिखाई नहीं देगी। अब जिस लेयर की आप बात कर रहे हैं ये तीन परतों से मिलकर बनी होती है। पहली होती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरी होती है द्वितीयक कोशिका भित्ति और तीसरी होती है तृतीयक कोशिका भित्ति। इसका साधारण सा मतलब ये है कि ये जो लेयर जैसे आप कोशिका भित्ति कह रहे हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर और इसी के चारों ओर क्या होती है? तीसरी लेयर मौजूद होती है, जैसे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। व्यापम की परीक्षाओं में बात करें एसआई तक चले जाइए, इतना डीप क्लासिफिकेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। पीएससी वगैरह में लिग्निन से एक क्वेश्चन बनता है जो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए कोशिका भित्ति की बात करें तो पहली बात आपको समझ में आई कि पौधों में मिलेगी।
तीन चीजों से मिलकर बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, या जैसे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के नाम से जानते हैं। अब जहां से क्वेश्चन आता है वो ध्यान दीजिए, आपसे पूछे कोशिका भित्ति का निर्माण किस पदार्थ से होता है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, सेल्यूलोज से होता है। पौधों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है, अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तो वहां पर आपको दिखेगा कि किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ, सेल्यूलोज से हुआ। दूसरी बात, अब आपसे पूछे, थोड़ा सा वो प्रश्न को घुमाए और आपसे कहे कि बताइए प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ, तो भी किससे हुआ है, सेल्यूलोज से हुआ। तो अगर प्राथमिक पूछे तब भी आप किससे कह देंगे, सेल्यूलोज से कह देंगे। फिर आपसे पूछे द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, सेल्यूलोज। किससे हुआ, सेल्यूलोज। ध्यान देंगे सेल्यूलोज के साथ एक और पदार्थ उपस्थित होता है, पैकेटीन, और इसके साथ एक और पदार्थ उपस्थित होता है, लिग्निन। ये प्रश्न पूछा गया था पीएससी की परीक्षा में कि सेल्यूलोज के साथ कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा पदार्थ सहायक होता है, और ऑप्शन मिल गया था लिग्निन। तो दूसरी बात, अगर द्वितीय कोशिका भित्ति है तो सेल्यूलोज के साथ क्या मौजूद होंगे, पैकेटीन मौजूद होंगे, पैकेटीन के साथ क्या मौजूद होगा, लिग्निन मौजूद होगा। और टर्शरी जो कोशिका भित्ति है वो जाइलन नाम के एक पदार्थ से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। यहाँ पर भी चार फैक्ट एज इट इज याद रखेंगे। पहला कि पूछे कि कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी, तो सेल्यूलोज। दूसरा पूछे प्राथमिक कोशिका भित्ति, तब भी सेल्यूलोज। तीसरा पूछे सेकेंडरी कोशिका भित्ति, तो सेल्यूलोज के साथ दो और उपस्थित होंगे, पहला पैकेटिन, दूसरा लिग्निन। आपसे पूछे तृतीय कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो जाइलिन से मिलकर बनी होती है। और विशेष बात आप क्या याद रखेंगे, कोशिका भित्ति केवल किसमें मिलती है, पौधों में मिलती है, जंतुओं में नहीं मिलती। यही कारण है कि कोशिका भित्ति का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जंतु को पादप कोशिका से अलग करने के लिए करते हैं। देखिए अब क्या हुआ, इस फोटो में भी आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कोशिका स्तर आपको दिखाई दे रहे हैं। तृतीयक कोशिका स्तर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखिए प्राथमिक जो भित्ति होती है वो बाहर की तरफ पाई जाती है और लचीली होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। पढ़ के आए हम, प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जो व्यापम की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि बता दीजिए कि कवक या ईस्ट की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है। रट लीजिए इसे, ये प्रश्न हजारों बार पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तो काइटिन से मिलकर बनी होती है। या ईस्ट की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो काइटिन नाम के पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि कवक की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी है, काइटिन से मिलकर बनी हुई है। बाकी हम पढ़ के ही आए हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे क्या मौजूद होती है, द्वितीयक किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज, पैकेटिन और लिग्निन से मिलकर बनी होती है। द्वितीयक के नीचे कौन सी मौजूद होती है, तृतीयक किससे मिलकर बनी होती है, तो जाइलिन से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। बढ़ जाए आगे। अब देखिए अगला जो हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने क्या पढ़ा कि पौधों में सबसे बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसे आपने क्या कह दिया था, कोशिका भित्ति कहा दिया था। पहली बात याद रखेंगे, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है पौधों में भी देखने को मिलती है और जंतुओं में भी देखने को मिलती है, ठीक है। कैसे देखने को मिलती है, ये कोशिका है, इसके चारों तरफ एक पतली और कोमल लचीली झिल्ली देखने को मिलती है। इसी झिल्ली को मैं किस नाम से जानती हूँ, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानती हूँ, या कोशिका झिल्ली अगर लिखा हो तब भी सही होगा। इसका एक और नाम लिखा होता है कई कई किताबों में, प्लाज्मा लेमा। तीनों एक ही होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली हो जाए, कोशिका झिल्ली हो जाए या प्लाज्मा लेमा हो जाए, तीनों को हम एक ही नाम से जानते हैं, पादप और जंतु दोनों में देखने को मिलती है। इससे एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है। तो ऐसे तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रश्न भी पूछा गया है कि बताइए कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है।
प्लाज्मा झिल्ली की बात करें और इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो एक सैंडविच के जैसे आकार में आपको दिखाई देती है, इसलिए इसकी संरचना को हम सैंडविच स्ट्रक्चर या सैंडविच मॉडल के नाम से जानते हैं, जो किससे मिलकर बना है, प्रोटीन और लिपिड। देखिए बाहर की तरफ प्रोटीन का एक लेयर होता है और दोनों बाहर की तरफ प्रोटीन के लेयर आपको दिखाई देते हैं और बीच में क्या मौजूद होता है, लिपिड मौजूद होता है। ध्यान देंगे लिपिड जो है इट इज अ टाइप ऑफ फैट, वसा का एक प्रकार को आप किसके नाम से जानते हैं, लिपिड। तो अगर आपको ऑप्शन में लिपिड की जगह वसा दिखाई दे तो भी वो गलत नहीं होगा कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किससे हुआ है, लिपिड और वसा या फैट से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर लिपिड की बात करें तो कौन सा लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड की भी बात करें तो इसमें कौन सा अधातु या नॉन मेटल मौजूद है, तो फास्फोरस मौजूद है। तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई कि प्लाज्मा, जैसे बहुत ही उसने प्रश्न को घुमाने की कोशिश की, तो प्लाज्मा झिल्ली में जो प्रोटीन जो लिपिड पाया जाता है उसमें कौन सा नॉन मेटल है, फास्फोरस। लिपिड का टाइप कौन सा है, फास्फोलिपिड। दो प्रोटीन की लेयर के बीच में एक लिपिड की लेयर मौजूद होती है जो मिलकर क्या बनाती है, प्लाज्मा झिल्ली का क्या करती है, निर्माण करती है। अगली बात आप याद रखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसकी प्रकृति अर्ध पारगम्य होती है, मतलब सेमी परमेबल नेचर इसका होता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये सबसे बाहरी परत है, अब होगी तो किसी जीव के शरीर के अंदर मौजूद होगी, तो ये जो लेयर है अपने अंदर कुछ पदार्थों को जाना क्या करेगी, अलाउड करेगी कि हाँ भाई ठीक है तेरी जरूरत है, तू अंदर आ सकता है, और इनकी जरूरत नहीं है उसे हम क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। तो आने जाने को नियंत्रित करने के कारण इसका जो नेचर कैसा होता है, अर्ध पारगम्य, मतलब जिसकी जरूरत होगी, जो हमारे उपयोग का होगा उसे हम आना अलाउड करेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसे हम क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे। इसलिए नेचर कैसा हुआ, अर्ध पारगम्य इसका क्या हुआ, नेचर हुआ। इतनी बात समझ में आई, बढ़े आगे, बढ़े। देखिए आगे देखते हैं हम, वही लिखा हुआ है प्लाज्मा झिल्ली को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या जैविक झिल्ली या प्लाज्मा लेमा के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब प्लाज्मा झिल्ली भी वही है, प्लाज्मा लेमा भी वही है, कोशिका झिल्ली भी वही है। पढ़ के आए, एनिमल और इसमें दोनों में पाई जाती है, लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, अपने अंदर पदार्थों के आने जाने को क्या करती है, ये नियंत्रण करती है। यहाँ पर छोटी सी एक बात और ध्यान रखिए, जैसे दो बातें पढ़ी हमने, एक पढ़ी कोशिका भित्ति या सेल वॉल, दूसरी पढ़ी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, पारगम्य, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। कोशिका भित्ति की प्रकृति कैसी होती है, पारगम्य, मतलब सभी को जाना अलाउड कर देगी है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है, मतलब सभी को जाना ये अलाउड नहीं करेगी। ये दोनों बातें समझ में आई आपको, बढ़ जाए आगे। आगे देखिए, अगला एक महत्वपूर्ण कोशिका अंग जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, केंद्रक। ये प्रश्न हजारों बार पूछ लिया गया कि बताइए केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, तो केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है। सबसे पहले केंद्रक के बारे में आप हमें किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आगे देखिए लिख रखा है, या कोशिका का क्या है, सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका का क्या है, सबसे प्रमुख अंग होता है। कोशिका का प्रमुख अंग क्यों कहा गया, हमारी कोशिका के अंदर जितने भी काम होंगे उनके मैनेजमेंट का काम कौन देखता है, केंद्रक देखता है। मतलब अगर कोशिका में कोई भी काम हुआ है तो उसका कंट्रोलर या हेड कौन होता है, मस्तिष्क, सॉरी कौन होता है, केंद्रक। यही कारण है इस केंद्रक को कोशिका के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भाई एक कोशिका में इतने सारे कोशिका अंग हैं, तो किसे आप कोशिका के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, तो केंद्रक को कोशिका के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। केंद्रक का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। केंद्रक की हम बात करें तो ये कोशिका में लगभग बीच में पाया जाता है, जिसे आप कोशिका के मस्तिष्क के नाम से कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए होता क्या है, इस पूरे के पूरे केंद्रक में एक धागे जैसी ये संरचना आपको बिखरी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे पूरे के पूरे केंद्रक के अंदर एक धागे के जैसी संरचना आपको दिख रही है। इस धागे के जैसी संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन के जाल के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा गया है
कि भाई धागे नुमा संरचना अगर केंद्रक के अंदर बिखरी हुई है तो इसे आप किस नाम से जानेंगे, क्रोमेटिन के धागे के नाम से इसे जानेंगे। क्रोमेटिन के धागे से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, देखिए होता क्या है, जितने भी क्रोमेटिन के धागे हैं ये मुख्य रूप से हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, यहाँ से दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि क्रोमेटिन के धागे में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए, तो हिस्टोन। डीएनए, हिस्टोन के साथ क्या मौजूद होता है, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जिस डीएनए की आप बात कर रहे हैं ये किसी भी कोशिका में जेनेटिक मटेरियल होता है, या किसी भी कोशिका में केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला क्या है, जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ है। तो इतनी बात पता चली कि केंद्रक के अंदर जाली जैसी संरचना को क्रोमेटिन के जाल कहे। क्रोमेटिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन, और किससे मिलकर बना होता है, डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये, अनुवांशिक पदार्थ है। आगे देखिए, आगे क्या होता है, कोशिका विभाजन का मतलब है जैसे एक कोशिका है आगे चलकर अपने आप को दो बना लेगी, आगे चलकर ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, जैसे व्यक्ति की लंबाई बढ़ी, उसका ग्रोथ हुई, वो सब कोशिका विभाजन से हुआ। तो मतलब क्या हुआ, अपने आप को नंबर्स में बढ़ाने को हम क्या कह रहे हैं, कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन का जाल अपने आप में क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। मतलब अभी आपको जो केंद्रक के अंदर बिखरी हुई अवस्था में जिसे आप क्रोमेटिन का जाल कह रहे हैं, ये आगे सिकुड़ जाएगा और छोटे छोटे मोटी मोटी संरचनाओं में बदल जाएगा। और इन छोटी छोटी मोटी मोटी संरचनाओं को आप क्या कहने लगेंगे, गुणसूत्र कहने लगेंगे, या क्या कहेंगे आप, क्रोमोसोम कहेंगे। तो पहली बात दिमाग में बिठाने जैसी है, गुणसूत्र का निर्माण किससे हुआ, क्रोमेटिन के धागे से हुआ। क्रोमेटिन के धागे किससे मिलकर बने, तो हिस्टोन प्रोटीन, और किससे मिलकर बने, डीएनए। डीएनए क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल। पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो फ्लेमिंग ने किया था। बढ़ जाए आगे। आगे एक और महत्वपूर्ण बात, इन्हीं को हमने क्या कहा है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र या क्रोमोसोम से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हजारों बार आपको देखने को मिलेगा कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या बता दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जीवों के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मतलब जितने भी मनुष्य हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, निश्चित है। चिंपैंजी हुआ, निश्चित है। बंदर है, निश्चित है। प्याज है, निश्चित है। मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मनुष्य के शरीर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी, 46 देखने को मिलेगी, या हम कहें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। फिर इन गुणसूत्रों को आगे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जब हम गुणसूत्र या जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे इन्हें बांटा गया है, इनका क्या काम होता है, वो सब चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। ये बात हुई हमारे किसकी, केंद्रक की। केंद्रक के बाद एक महत्वपूर्ण कोशिकांग आप सामने देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है किसी कोशिका में, तो फोटो से आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि चप्पल के आकार की संरचना आपको माइटोकॉन्ड्रिया की दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, तो कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा। कब देखा, तो 1880 में इसे देखा। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें किसने बताया, तो कॉलिकर। खोजकर्ता पूछे जाए और अगर ऑप्शन में कॉलिकर दिखाई दे तो उसे क्या करेंगे, सही मानेंगे। उसके बाद देखिए 1890 में आल्टमैन ने इसका वर्णन किया। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप ध्यान रखेंगे। अगर कॉलिकर ऑप्शन में ना दिखाई दे तो खोजकर्ता कौन होंगे, आल्टमैन। व्यापम की बात करूं तो व्यापम को आल्टमैन ही पता है, ऑप्शन में आपको आल्टमैन ही हमेशा दिखाई देगा। तो खोजकर्ता आप किसे मानिए, आल्टमैन को नाम मानिए। आल्टमैन ने खोज करके क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट। जैसे मैंने किसी चीज की खोज करी और उसका नाम रामू रख दिया, वैसे ही आल्टमैन ने क्या करा, किसी चीज की खोज की और उसका नाम क्या रख दिया, बायोप्लास्ट। कौन सी चीज की खोज की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए बेंडा, इनको बायोप्लास्ट नाम अच्छा नहीं लगा तो इसने नाम बदला और क्या रख दिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 4 बातें दिमाग में बिठाइए कि अगर आपसे पूछे कि बता सबसे पहले किसने देखा, अगर आपसे पूछें कि बताइए कि सबसे पहले देखा किसने, तो कॉलिकर ने देखा। खोजा किसने, तो आल्टमैन ने खोजा। आल्टमैन ने क्या नाम दिया, तो बायोप्लास्ट नाम दिया। नाम बदला किसने, तो बेंडा ने बदला, बदलकर उसे क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसी माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से हम क्या करते हैं, आज तक इसे पढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि पूछे तो कॉलिकर, खोजा तो आल्टमैन, नाम किसने बदला, तो बेंडा, नाम पहले क्या था, तो बायोप्लास्ट। बढ़ जाए आगे। आगे देखिए, आगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, आगे जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में महत्वपूर्ण एक बात याद रखेंगे, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जितने भी जीवाणु आप देखेंगे, जैसे हम अभी पढ़ के आए ना, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटा जीवाणु है। तो जितने भी आप जीवाणु पढ़ते हैं या जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। जैसे आपसे पूछ लेगा निम्न 4 में से बताइए किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उसमें देखने को नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करें, इसे कोशिका का किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस। हजारों बार पूछा गया है, किस कोशिका अंग को आप कोशिका के पावर हाउस के नाम से जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप कोशिका के पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, जितना भी भोज्य पदार्थ आप खाते हैं उससे आपको ऊर्जा मिलती है। कैसे ऊर्जा मिलती है, ये भोज्य पदार्थ आपके शरीर में जाकर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। और ये जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में आपके शरीर में क्या होती है, स्टोर होती है। ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यही कारण है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका के पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो 2 बातें महत्वपूर्ण है कि भाई कोशिका का पावर हाउस किसे कहेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। क्यों कहेंगे, तो भोज्य पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या बाहर निकलती है, ऊर्जा। किस रूप में स्टोर होती है, एटीपी। और एटीपी में स्टोर होने के कारण ही हम इसे कोशिका के पावर हाउस के नाम से जानते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह महत्वपूर्ण है, एटीपी का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां तक हमने देखा कि कुछ कुछ कोशिकाओं में कोशिकांग क्या क्या काम करते हैं और इनके खोजकर्ता क्या हैं। आई होप जितना मैंने पढ़ाया आज आपको उतना समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना, जितना आपको पढ़ाया गया है उतना आप एक बार रिपीट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और अगले कोशिकांग पढ़ेंगे, इनमें अंतर समझने की कोशिश करेंगे और फोटो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कोशिकाओं में क्या क्या और चीजें होती हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।